डज द यूएन एग्जिस्ट? ये अपने आप में ऐसा सवाल है जो वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जे के बाद और भी प्रासंगिक हो गया है। क्या यूएन आज भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम है? अगर युद्ध ही नहीं रुक पा रहे तो यूएन की भूमिका क्या रह गई है? पहले यूक्रेन युद्ध, फिर गाजा में जारी मानवीय संकट और अब वेनेजुएला में हालिया घटनाओं के बाद दुनिया भर में ये सवाल और गहरा हो गया है। हेलो, मैं हूँ रीफा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद। तब दुनिया को लगा था कि अगर देशों को एक साझा मंच पर लाया जाए तो शायद युद्ध रोके जा सकते हैं और विवाद बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। यूएन का मूल उद्देश्य भी यही था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना। लेकिन 8 दशक बाद जब एक के बाद एक युद्ध सामने आ रहे हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर युद्ध ही नहीं रुक पा रहे तो यूएन की भूमिका क्या रह गई है? इसका जवाब समझने के लिए हमें यूएन के सबसे ताकतवर अंग को समझना होगा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल वही संस्था है जिसके पास ये अधिकार है कि वह तय करे कब और कैसे बल प्रयोग किया जा सकता है। इस परिषद में कुल 15 देश होते हैं। इनमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन 5 देश स्थायी सदस्य हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इन पांचों को जो शक्ति दी गई है वही आज यूएन की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी, वीटो पावर। वीटो का मतलब ये है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के सामने कोई भी रेजोल्यूशन आए और इन 5 परमानेंट मेंबर्स से कोई भी उसे वीटो कर दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं होता। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें एक दूसरे के खिलाफ सीधे टकराव में न जाएं। लेकिन समय के साथ यही व्यवस्था यूएन के कामकाज में सबसे बड़ी बाधा बन गई। इतिहास में ऐसे मौके भी आए जब सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रभावी भूमिका निभाई। 1950 में कोरियन वॉर के दौरान काउंसिल ने जल्दी फैसला लेकर साउथ कोरिया की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य कार्यवाही को मंजूरी दी थी। लेकिन ऐसे उदाहरण अपवाद रहे हैं। कई बार यूएन की असफलताएं इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्याय बन गई। 1994 में रोंडा में नरसंहार हुआ और 1995 में बोस्निया के स्रेब्रेनिका में यूएन की मौजूदगी के बावजूद लाखों लोगों की जान चली गई क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी और बड़े देश निर्णायक कदम उठाने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा ऐसे भी मामले रहे जहां शक्तिशाली देशों ने यूएन को पूरी तरह बाईपास कर दिया। 1999 में कोसोवो संकट के दौरान नाटो ने बिना सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी सैन्य कार्यवाही की। 2003 में इराक पर हमला हुआ जिसके लिए भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति नहीं थी। बाद में खुद यूएन नेतृत्व और कई विशेषज्ञों ने कहा कि ये कदम यूएन चार्टर के अनुरूप नहीं था। इन उदाहरणों से एक बात साफ होती है, यूएन तभी प्रभावी होता है जब बड़े देश आपस में सहमत हो। जहां सहमति नहीं, वहां यूएन की सीमाएं साफ दिखाई देने लगती है। अब इसी संदर्भ में वेनेजुएला का मामला समझना ज़रूरी हो जाता है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला में सैन्य कार्यवाही की। ये कदम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति के बिना उठाया गया। यूएन चार्टर के मुताबिक किसी भी देश के खिलाफ बल प्रयोग तभी वैध माना जाता है जब सिक्योरिटी काउंसिल उसे मंजूरी दे या फिर वह आत्मरक्षा में हो, यानी किसी सशस्त्र हमले के जवाब में। वेनेजुएला के मामले में ना तो सिक्योरिटी काउंसिल से कोई ऑथराइजेशन मिली और ना ही ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण सामने आया कि ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस के दायरे में आती हो। इसके बावजूद यूएन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। इसका कारण किसी एक व्यक्ति या बयान में नहीं बल्कि यूएन की पूरी संरचना में छिपा है। यूनाइटेड स्टेट्स खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और परमानेंट मेंबर होने के नाते उसके पास वीटो पावर है। मतलब साफ है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन लाया जाता है तो वही यूनाइटेड स्टेट्स उसे वीटो कर सकता है। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में आपात बैठक तो बुलाई गई। रूस, चीन और कई अन्य देशों ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना भी की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। वेनेजुएला ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला कहा। लेकिन इन तमाम बयानों के बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा फैसला नहीं ले सका जो बाध्यकारी हो। यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अ डेंजरस प्रेसिडेंट बताया।
यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने कहा कि इस तरह की यूनिलैटरल एक्शंस वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कमज़ोर करती है। लेकिन यूएन की समस्या यही है, वह चेतावनी दे सकता है, चिंता जता सकता है, लेकिन जब परमानेंट मेंबर खुद कार्रवाई करे तो यूएन के पास उसे रोकने की शक्ति नहीं होती। ये पहली बार नहीं है। सीरिया में वर्षों तक ऐसा ही होता रहा, जहां बार बार रेजोल्यूशंस वीटो होते रहे, और यही पैटर्न आज वेनेजुएला में भी दिखाई देता है। तो सवाल ये नहीं कि यूएन ने कोशिश नहीं की, सवाल ये है कि क्या मौजूदा वैश्विक व्यवस्था यूएन को वो शक्ति देती है जिसकी उससे उम्मीद की जाती है। आज हमारे सामने दो विकल्प है, या तो एक ऐसी वैश्विक संस्था जो कमज़ोर है लेकिन मौजूद है, या फिर कोई साझा वैश्विक व्यवस्था ही ना हो। क्या मौजूदा वैश्विक व्यवस्था सच में सभी देशों के लिए बराबर है? यही सवाल यूएन के भविष्य को तय करेगा।